हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 7 जो कि है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पहला और दूसरा पार्ट ने ए और बी पार्ट कवर कर दिया था, जो कि था समन फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड वारंट। इस वीडियो में मिसलेनियस पार्ट सी और पार्ट बी यानी मिसलेनियस और जनरल प्रोविजंस कवर करेंगे चैप्टर 7 के। तो अगर आपने इसका पिछला वीडियो यानी समन और वारंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आज का जो वीडियो है जनरल प्रोविजन और मिसलेनियस इन दो टॉपिक से रिलेटेड है, जो सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 105 तक में दिया हुआ है। इसके पिछले वीडियो हम सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 98 तक पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जो चैप्टर 7 है वो सेक्शन 91 से लेके सेक्शन 105 तक पूरा दिया हुआ है। 91 से लेके 98 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में 99 से लेके 105 तक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले सेक्शन 99 से लेके सेक्शन 101 जो कि इसका पार्ट सी है, उसमें जनरल प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है। और जो पार्ट डी है मिसलेनियस, जो वो 102 सेक्शन से लेके सेक्शन 105 तक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जनरल प्रोविजन वाला पार्ट। जनरल प्रोविजन में सबसे पहला सेक्शन 99 जो कि कहता है डायरेक्शन एक्सेट्रा फॉर सर्च वारंट। जब भी कोई सर्च वारंट इशू किया जाएगा तब ऑब्वियसली बात है, जो भी जज होगा, जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जो कोर्ट होगी, जो व्यक्ति वो सर्च वारंट लेके जा रहा है उसे कोई ना कोई डायरेक्शन देगा कि भाई ये आपको इन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए ही जो सर्च वारंट है उसे फुलफिल करना है या उसे फॉलो करना है। तो वो क्या गाइडलाइंस होंगे, वो क्या क्या डायरेक्शंस होंगे, तो वो वही डायरेक्शंस होंगे जो कि सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 पे अप्लाइड हुए हैं। अब ये सारे सेक्शंस कौन से हैं भाई? अगर आपने इसके पहले सीआरपीसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सारे सेक्शंस वो हैं जो कि समन और वारंट में अप्लाई किए जाते हैं। कब? जब आप किसी व्यक्ति के प्रेजेंस को कंपेल कर रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी प्रोडक्ट या किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज की प्रेजेंस को कंपेल करने के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की प्रेजेंस को कंपेल करने के लिए कोई सर्च वारंट इशू करते हैं तो उसके ऊपर ये सारे सेक्शंस दिए गए हैं। तो इन सारे सेक्शंस में जो डायरेक्शन दिया गया है कि आप किस तरह से सर्च वारंट इशू करेंगे और किस तरह से सर्च वारंट का पालन करेंगे, वही सारे डायरेक्शंस इस सेक्शन 99 में भी और इस पूरे चैप्टर में जहां भी वारंट अप्लाई हो रहा है वहां वो सारे के सारे डायरेक्शन अप्लाई होंगे। मतलब जो प्रोसीजर, जो डायरेक्शन जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है तब जो वारंट इशू किया जाता है, जो डायरेक्शन तब दिए जाते हैं, सेम वही डायरेक्शन कोर्ट उस ऑफिसर को तब देती है जब वो किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज के लिए वारंट इशू किया गया हो, किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए कंपेल किया जा रहा हो किसी व्यक्ति को या वारंट इशू किया जा रहा हो। इसके बाद आता है सेक्शन 100 जो कि है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस। अब मान लीजिए ये एक जगह है, कोई किसी का घर है, कोई ऑफिस है, कोई गोडाउन या कोई भी एक जगह है जहां पे पुलिस को जाके, मतलब जिस एरिया पे सर्च करने के लिए पुलिस के पास एक सर्च वारंट, मतलब पुलिस के पास या कोई भी ऑफिसर के पास एक सर्च वारंट है कि आपको इस जगह पे जाना है और वहां जाकर सर्च करना है, उनके पास सर्च वारंट है। लेकिन भाई ये जो जगह है, ये जगह किसी व्यक्ति के पोजीशन है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ रहता है या जो भी इस जगह का ओनर है वो यहाँ पे है उस वक्त पे, तो जो भी ऑफिसर होगा या जो भी पर्सन इन चार्ज हो, जो भी ऑफिसर होगा जिसके पास सर्च वारंट होगा, वो सबसे पहले उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति या तो वहां पे रेजिडेंस है, वहां पे रह रहा है या जिसकी पोजीशन में वो जगह है या जो जगह का ओनर है, उससे परमिशन लेगा कि भाई ये जो आपकी जगह है मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आप मुझे इस चीज की परमिशन दे। हालांकि उसके पास सर्च वारंट है, उससे कोर्ट से ऑथराइज है सर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस व्यक्ति की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका परमिशन देना ना देना केवल एक फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति है जो कि वारंट सर्च करना है उसके पास तो भाई कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट ने उसे सर्च वारंट देके भेजा है। तो अब ये जो व्यक्ति है जो उस जगह का ओनर है वो परमिशन देना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसने परमिशन दे दी तो वो जो व्यक्ति है, जो भी ऑफिसर है जो सर्च करना है, वो अपनी सर्च कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने परमिशन नहीं दी तो इसका भी प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। अगर वो जो व्यक्ति है, अगर वो परमिशन नहीं देता है अपने घर में या अपने शॉप में या अपने गोडाउन में
या जो भी वो जगह है वहां पे सर्च करने के लिए, तो जो ऑफिसर है या जो भी व्यक्ति है जो सर्च करने आया है उसके पास ही राइट होता है कि वो फोर्सफुली उस जगह के अंदर घुस सकता है, दरवाजा तोड़ के, खिड़की तोड़ के, किसी भी तरह से उस घर के अंदर घुस सकता है और वहां पे सर्च कर सकता है। और अगर वो व्यक्ति फिर भी मना करता है या किसी तरह से उसे रोकता है तो उसे अरेस्ट भी कर सकता है। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है, जो भी ऑफिसर है, हम मान लेते हैं ये एक ऑफिसर है, ये घर में घुस गया, इसने सर्च चालू कर दी। लेकिन सर्च चालू करने से पहले भी इसे काम करना पड़ेगा। इसे उस एरिया में जहां पे ये सर्च कर रहा है, जहां ये जगह लोकेटेड है, वहां से 2 लोगों को लेके आना पड़ेगा। मतलब वहां के जो नेबर में 2 लोग हैं उन्हें बुलाना पड़ेगा और उन्हें एज अ विटनेस रखना पड़ेगा वहां के मैन के उन्होंने, इस व्यक्ति ने उन 2 लोगों की प्रेजेंस में ही उस जगह पे सर्च किया है और कोई अनलॉफुल एक्टिविटी वहां पे नहीं की है। सीधे सीधे उसने जो भी उस घर का ओनर है उससे परमिशन ली या उसने परमिशन नहीं दी तो वहां के दरवाजे तोड़े, अंदर घुसा और सर्च चालू करी। इस बात के वो 2 लोग विटनेस होंगे। तो ये विटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने विटनेस होना? 2 विटनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन 2 विटनेस के साइन होगा किसके ऊपर? एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट में इन दोनों विटनेस के सिग्नेचर लेगा कि मैंने इन 2 विटनेस, मतलब वो 2 विटनेस उस पर सिग्नेचर करेंगे और उसमें ये बात लिखी होगी कि मैंने इन 2 लोगों के प्रेजेंस में ही इस जगह पर सर्च किया है और मुझे इस जगह से ये चीजें बरामद हुई। मतलब उसे क्या क्या बरामद हुआ है वो भी उस पर लिखा होगा, कौन सी जगह थी वो लिखा होगा, किसकी थी वो जगह या वहां कौन था, किससे परमिशन ली ये भी लिखा होगा, कौन 2 विटनेस थे ये भी लिखा होगा और किस कोर्ट को ये चीज जाएंगी वो भी लिखा होगा। मतलब जो भी चीजें यहाँ से फाउंड हुई हैं भाई वो कहीं ना कहीं तो जाएंगी। या तो वो ऑफिसर जब तक कोर्ट की हियरिंग नहीं होती वो तब तक उसे अपने पास रखेगा अपनी कस्टडी में, या फिर अगर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर होगा कि वो जो चीजें हैं वो सीधे कोर्ट में प्रेजेंट की जाए तो वो तुरंत वहां से सारी चीजें जब्त करके अपनी कस्टडी में लेके तुरंत कोर्ट को उन चीजों को डिलीवर कर देगा। जो भी चीजें वहां से मिली होंगी तुरंत कोर्ट में डिलीवर कर देगा कि हमें ये सारी चीजें उस जगह से बरामद हुई। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 101 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च ऑफ बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। सेक्शन 101 कहता है कि जो भी चीज है, मतलब ये जो सर्च, जिस प्लेस पे सर्च करना था, ये जो जगह है, अच्छे से समझाता हूँ एक सेकंड में आपको एक बार फिर से। मान लीजिए ये वो जगह है जहां पे सर्च करना है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये वो कोर्ट है जिसने सर्च वारंट इशू किया है कि आपको जाना है और इस जगह पे सर्च करना है और ये जो जगह है ये इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन जिस जगह पे सर्च करना है वो किसी दूसरे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अब भाई पुलिस वाला गया या जो भी ऑफिसर था वो गया, उसने यहाँ चीजें सर्च करी और अपनी कस्टडी में ले ली। लेकिन ये जो एरिया, ये जो भी जगह थी, जो बिल्डिंग थी, वो तो दूसरे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आती है। अब ऐसे में क्या होगा? तो ये सेक्शन यही कहता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च ऑफ बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। मतलब उन चीजों का क्या होगा, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन में जाकर सर्च करी जाती है, मतलब जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर अगर कोई चीज सर्च करके जब्त की जाती है तो उसका क्या होगा? तो ऐसे में ये जो हमारा पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम हमने ए रखा था, या तो ये सीधे डायरेक्टली उन सारी चीजों को उस कोर्ट के पास ले आएगा, उस प्रिंसिपल कोर्ट के पास ले आएगा जिसने वो सर्च वारंट इशू किया था। किसके पास ले आएगा? जिसने वो सर्च वारंट इशू किया था। या फिर अगर वो कोर्ट उस जगह से पास में है, मतलब जिस जगह पे सर्च करना था, अगर जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन एरिया आता है, वो बिल्डिंग आती है, वो उसके पास में, वो पहले उस कोर्ट में ले जाएगा, उस कोर्ट में ले जाके जमा कर देगा कि ये जो भी चीजें हैं ये हमने यहाँ से बरामद करी है, हमारे पास सर्च वारंट है जो कि दूसरी कोर्ट का है। अब उसके बाद वो कोर्ट भी ये काम कर सकती है कि वो फिर उन चीजों को एक बार अपने हिसाब से देखकर फिर उस पर्सन को फिर से ऑर्डर दे देगी कि ठीक है आप इन्हें ले जाइए, आपको जो भी प्रिंसिपल कोर्ट थी जिसने आपको ये ऑर्डर दिया था उसके पास ले जाइए। ऐसा कब होता है? जब ये दोनों जगहें थोड़ी दूरी पर हो, मतलब जिस कोर्ट ने ये सर्च वारंट इशू किया था ये कोई दूसरे स्टेट में है और जहां जाके सर्च करना था ये कोई दूसरे स्टेट में। अगर एक ही स्टेट, एक ही सिटी के अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट वहां ले जाएगा जिस प्रिंसिपल कोर्ट है जिसने सर्च वारंट इशू किया। अगर दूर का है तो वो पहले, मैंडेटरी नहीं है कि आप उस कोर्ट का लेके जाए, लेकिन ऑफिसर ले जा सकता है उस कोर्ट के पास जिसके ज्यूरिसडिक्शन में से उसने वो सारी चीजें सर्च करके निकाली। तो ये था डिस्पोजल ऑफ थिंग्स इन सर्च ऑफ बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाकर चीजों को सर्च करना और फिर उसके बाद उन्हें किस तरह से डिस्पोज किया था। ये हमने देख लिया
जनरल प्रोविजन सेक्शन 99 से 101, जिसमें क्या क्या था, डायरेक्शन फॉर सर्च वारंट। सर्च वारंट जब इशू किया जाएगा तो क्या क्या डायरेक्शन दिए जाएंगे। पर्सन इन चार्ज ऑफ सर्च वारंट, जो भी पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, जो भी बंद जगह है जहां पे सर्च करना है, वहां का जो पर्सन इंचार्ज होगा या जो भी ओनर होगा उसकी परमिशन लेना, 2 विटनेसेस लेना, उनकी प्रेजेंस में वहां पे सर्च करना, एक सर्च परफॉर्मा तैयार करना है, पूरी रिपोर्ट तैयार करना, उसमें सबके सिग्नेचर लेना, सारी चीजें उसमें लिखना। उसके अलावा जो भी चीजें वहां से बरामद हुई उसे कोर्ट तक लेके जाना। फिर उसके बाद अगर जो चीजें मतलब जिस जगह आप सर्च करने गए थे अगर वो जुरिसडिक्शन के बाहर है तो फिर उसके बाद उसे किस तरह डिस्पोज ऑफ करना, ये सब चीजें हमने 3 सेक्शन में पढ़ ली। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 102 से लेके 105 तक के प्रोविजन, जो कि है मिसलेनियस। सबसे पहले सेक्शन 102 कहता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। मतलब जो पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर होगी किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को सर्च करने का और उससे सीज करने का, सीजर यानी जब्त कर लेने का। तो अगर हम बेरक की लैंग्वेज में पढ़े पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी सेक्शन 102, तो ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which created suspicious of the commission of any offense। कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि सस्पिशियस लग रही है, तो मतलब पुलिस ऑफिसर को अपने नजरिए में कोई चीज सस्पिशियस लग रही है और वो वहां गया और उसने वहां पे सर्च किया तो उसे वहां से कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी मिली या कोई ऐसी चीज मिली जो कि एक मतलब ऐसी चीज है जो कि वहां नहीं होनी चाहिए, कोई हथियार मिले या कोई भी चीज मिली, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स मिले, नकली नोट मिले, कुछ भी मिला, वो ऐसी चीज को वहां से सीज कर सकता है अपने विल पर। उस वक्त उसे सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे उन प्रॉपर्टी का सीजर करने के लिए। और इसमें इस सर्कमस्टेंस में, इस पूरे कंडीशन में, वो जो पुलिस वाला है जिसने यहाँ सीजर, जिसने ये प्रॉपर्टी सीज करी है, अगर वो सबऑर्डिनेट है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के, मतलब जो पुलिस स्टेशन है वहां का जो हेड है वो उसका सबऑर्डिनेट है, जस्ट सबऑर्डिनेट है या कुछ लेवल सबऑर्डिनेट है, तो उसकी ये ड्यूटी होगी कि उसने जो कुछ भी सीज किया है वो सबसे पहले अपने सीनियर को लाके दिखाए। वो डायरेक्ट उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा सकता, उसे वो सारी चीजें अपने सीनियर को लाके दिखानी पड़ेगी कि मैंने इस जगह से ये चीजें सीज करी हैं, आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए अगर वो खुद सीनियर ही है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसने कोई चीज सीज करी है, तो ऐसे में उसकी क्या ड्यूटी होगी, हमने पहले ही पढ़ा था, वो क्या करेगा, उसने जो भी चीजें सीज करी है इस जगह से, वो उन सारी चीजों को लेकर कहाँ जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अब मजिस्ट्रेट को सर्च वारंट दिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा कि मैंने इस जगह से जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गलत चीजें रखी है, तो कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी रखी है या कोई ऐसी चीजें रखी है जो आगे किसी तरह के सर्कमस्टेंस को पैदा कर सकती है, किसी तरह का कोई लड़ाई दंगा हो सकता है इन चीजों से, नकली स्टैंप, नकली नोट, कुछ भी चीजें थी वहां, इन चीजों को मैंने वहां से जब्त कर लिया, अब मैं इनको आपके पास लेके आया। क्या काम होगा पुलिस वाले का, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना। भले उस मजिस्ट्रेट ने उसे सर्च वारंट इशू किया था या ना किया था उस जगह पे सर्च करने का, लेकिन पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसे क्या करना है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है उन सारी चीजों को। और वो मजिस्ट्रेट कौन सा होगा, जिसकी जुरिसडिक्शन में से वो सारी की सारी चीजें जब्त करी गई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, जिसकी जुरिसडिक्शन में वो जगह आती है जहां से वो चीजें जब्त करी गई। ठीक, अब मान लीजिए ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां से सारी प्रॉपर्टी जब्त करी गई है और कोर्ट जो है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, या चलिए मान लीजिए पास में भी है, लेकिन ये जो चीज है जिसे जब्त किया गया है, इसे यहाँ से हटाना या ले जाना इतना आसान काम नहीं। कोई बहुत भारी भरकम चीज है या बड़ी चीज है, उसको यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, ले जाए, या जब तक कोर्ट में ले जाएंगे तब तक खराब हो जाएगी, ऐसी कोई चीज है। तो जो पुलिस ऑफिसर होगा, या तो वो कोर्ट को डायरेक्ट जाके बता देगा कि सर मैंने वहां पे ऐसी ऐसी चीजें देखी और मैंने उन्हें वहीं पे सीज कर लिया और अभी वो वहीं पे है, क्योंकि उन्हें यहाँ लाना पॉसिबल नहीं, या अगर ले जाना पॉसिबल है तो सीधे कोर्ट के पास ले जाएगा, या फिर वो बहुत क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, पुलिस ऑफिसर अकेले उन्हें नहीं ला सकता, या तुरंत वो उन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज तुरंत जज तक पहुंचानी चाहिए, मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिए कि मैंने इन सारी चीजों को यहाँ से क्या किया, सीज किया। तो ऐसे में वो कोई तीसरे व्यक्ति को, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो पर्सन इन चार्ज इस जगह का, या कोई भी एक तीसरा व्यक्ति है, उसे एक बॉन्ड फिल कराकर उसे ये ड्यूटी दे देगा कि भाई मैंने ये जो सामान यहाँ सीज करके रखा है, तुम्हें इस तारीख को इस कोर्ट में लेके आना।
क्या बोला मैंने, ये पुलिस वाला क्या करेगा, मान लीजिए पॉसिबल नहीं है उस वक्त उसके लिए ये पूरा सामान जो उसने सीज किया है वो कोर्ट के पास लेके जाना, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एक थर्ड पर्सन को ऑथराइज कर देगा, उसे एक बॉन्ड के थ्रू उसे ऑथराइज कर देगा कि आपको इतनी, उस बॉन्ड लिखा होगा कि आपको इस तारीख को कोर्ट में ये सारी चीजें लेके आना है और वहां सबमिट करनी है। ठीक है, वो व्यक्ति, आप सोच रहे हो कि वो व्यक्ति तो सामान लेके गायब भी हो सकता है, लेकिन नहीं, उसने बॉन्ड भरा है ना, क्योंकि उसने वो बॉन्ड भरा है तो अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ड्यूटी बन गई कि उसे वो चीज कोर्ट में लेकर आनी है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन 103, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह थी जहां मजिस्ट्रेट साहब खुद ही पहुंच गए, ये एक जगह है जहां सर्च होनी थी, जैसा कि अभी तक हम बता रहे हैं, वहां जो मजिस्ट्रेट थे वो खुद ही पहुंच गए। मतलब क्या, कोई एक सस्पिशियस जगह है जहाँ पे, मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है जो यहाँ इस जगह पे था, वो किसी कारण से जगह पे था और उसने देखा कि यार ये जो जगह है यहाँ कुछ ऐसी चीजें रखी है जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो मैंने बताया, कोई भी नोट वोट ऐसी कोई भी चीजें हैं, तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस जगह की चीजों को सीज किया जाना चाहिए। अब वो खुद तो सीज करेगा नहीं मजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा, वो एक पुलिस ऑफिसर को बोलेगा सीज करने के लिए। तो मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में भी एक पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है, सर्च वारंट दे सकता है कि आप, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ आए और ये जो भी चीजें हैं इन सबको क्या करें, इन सारी चीजों को सीज कर लें। लेकिन ये जो जगह है जहाँ पे चीज को सीज किया जा रहा है, इन सारी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है, वो उस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। मतलब क्या, मजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही अपनी प्रेजेंस में किसी प्रॉपर्टी को सीज करवा सकता है, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं करवा सकता। वैसे अगर उसने कोई सर्च वारंट इशू किया है तो जो पुलिस ऑफिसर है या जो भी ऑफिसर है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर भी चीजों को जब्त कर सकता है, सीज कर सकता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस में, जहां वो मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है उसके सामने अगर ऐसा कोई चीज है तो वो किसी पुलिस वाले को ऑथराइज नहीं कर सकता उन चीजों को सीज करने के लिए। उससे पहले उस एरिया के मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप, मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे ये चीजें हैं, अब आप एक पुलिस वाले को ऑथराइज करें, उसको सर्च वारंट दें, उसे यहाँ भेजें और ये सारी चीजों को सीज करवाएं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेक्शन 104, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एग्जेक्टर टू प्रोड्यूस। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 104 की ब्रेक की लैंग्वेज में कहता है, एनी कोर्ट में इफ थिंक फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट अंडर दिस कोड। मतलब कोई भी ऐसा कोर्ट जिसे ऐसा लगता है कि उसके सामने जो चीज प्रोड्यूस करी गई है, यानी उसके पास, कोर्ट के पास जो चीज लाई गई है वो क्या उस चीज से किसी तरह के लॉ का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो वो उस चीज को इम्पाउंड कर सकता है। इम्पाउंड मतलब सीज कर सकता है। इम्पाउंड का मतलब सीज करना होता है, कहीं इम्पाउंड लिखा हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इम्पाउंड का मतलब सीज करना होता है। तो अगर किसी कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई व्हीकल है जिससे, जो उसके सामने प्रोड्यूस करी गई है, जो कि किसी लॉ का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, तो उसे वो कोर्ट सीज कर सकती है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 105, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग टू प्रोसेस, ये किस चीज में डील करता है? ये डील करता है समन में, सर्च वारंट में, या नॉर्मल जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने वाला वारंट होता है उसमें, या फिर समन टू प्रोड्यूस थिंग्स, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स में। किन किन चीज में? नॉर्मल समन में, वारंट में, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स में, और वारंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स। इन चार चीजों में डील करता है। तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट आखिर होता क्या है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये एक दूसरी कंट्री है, कोई भी कंट्री, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है। अब हमें इंडिया के अंदर एक समन इशू किया गया है। कहाँ पे समन इशू किया गया है? इंडिया के अंदर समन इशू किया गया है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट कहाँ करवाना है? इसे एग्जीक्यूट करवाना है ऑस्ट्रेलिया में। ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के अंदर समन इशू किया गया है, एग्जीक्यूट कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो ये कैसे होगा भाई? क्योंकि समन जो इशू है, या वारंट जो इशू है, या सर्च वारंट है, या सर्च के लिए जो समन इशू किया है, जो भी है, वो कहाँ इशू किया गया? वो इंडिया में इशू किया है, लेकिन एग्जीक्यूट उसे कहाँ करना है? ऑस्ट्रेलिया में करना है। ये कैसे होगा? तो इसके लिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या रेसिप्रोकल ट्रीटीज करी जाती हैं दो कंट्रीज के बीच में, कि ऐसी कोई भी अगर लीगल
ऑब्लिगेशन होती है, मान लीजिए किसी एक कंट्री में कोई एक कंट्री का कोई फैलन होता है या एक कंट्री में कोई अपराधी होता है जो भाग के किसी दूसरी कंट्री में आ गया है, या कोई भी ऐसे कोई केस जो एक कंट्री में चल रहा है लेकिन उससे रिलेटेड कोई चीज दूसरी कंट्री में है, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए उन दो कंट्रीज के बीच में या फिर इस तरह के किसी भी केस को सॉल्व करने के बीच में करने के लिए दो कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी हो जाती है कि अगर इस तरह का कोई भी केस होगा तो वो जो दूसरी कंट्री है वो उस पहली कंट्री को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी उस केस को सॉल्व करने में। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से कोई सर्च वारंट इशू किया गया था जो कि एग्जीक्यूट कहाँ होना था, ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूट होना था, तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया यहाँ पे ये सर्च वारंट भेजेगी और वहां जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कैसे एग्जीक्यूट होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि इन्हें भेज दिया और उधर एग्जीक्यूट हो गया। पहले हम इसको एक छोटा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम पहले इंडिया के बाहर नहीं जाते, इंडिया के अंदर ही देखते हैं। मान लीजिए ये दिल्ली है, ये मुंबई है। दिल्ली की कोर्ट ने एक सर्च वारंट इशू किया है जो कि कहाँ के लिए है, मुंबई के लिए है। मुंबई के एक एरिया में कोई व्यक्ति रहता है, उसके खिलाफ मुंबई के एरिया में एक जगह है जहाँ के लिए दिल्ली की जो भी कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वहां उसने सर्च वारंट इशू किया है। अब वो सर्च वारंट जो इशू किया है उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। तो मुंबई के जो एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है जहाँ पे ये सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है, तो दिल्ली का जो मजिस्ट्रेट या जो भी कोर्ट होगी वो उस एरिया के कोर्ट को, यानी वो एरिया जिस मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आता है, उस मजिस्ट्रेट को वो सर्च वारंट भेज देंगे। और उसके बाद उस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि उस सर्च वारंट को या समन को या वारंट को या जो भी चीज उस कोर्ट को भेजी गई है उसे फुलफिल करना। और उसके बाद उसका जो भी आउटकम निकलता है, या तो अगर सर्च वारंट भेजा है तो जो भी चीज सर्च में निकलती है उससे वापस इस कोर्ट को भेजना। अगर किसी व्यक्ति के लिए समन भेजा है तो उस व्यक्ति को समन डिलीवर कराना, फिर जो रिटर्न में समन की कॉपी आती है उसे वापस दिल्ली कोर्ट में भेजना। या फिर किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाना था तो उस व्यक्ति को पहले तो वो एक कोर्ट अपने पास रखेगी, फिर उसके बाद यहाँ भेजेगी। और इसमें भी एक चीज है कि सेक्शन 80 और 81 के अंदर उस व्यक्ति को वहां से बेल भी दी जा सकती है अगर इस कोर्ट ने परमिशन दे दी, अगर बेलेबल ऑफेंस था, अगर उस वारंट में लिखा था कि हाँ बेल दे सकते हैं अपने पास से, तो वो कोर्ट बेल भी दे सकती है। तो ऐसे में जब जो दिल्ली कोर्ट होगी वो उस कोर्ट को वो वारंट या वो समन भेजेगी जिसके जुरिस्डिक्शन में वो या तो वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट होना है, या तो जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में व्यक्ति रहता है जिसके लिए समन है या जिसे अरेस्ट किया जाना है। तो अब ऐसे कंडीशन में तो भाई ये कोर्ट ने डायरेक्ट उस कोर्ट को भेज दिया, एक स्टेट की कोर्ट ने दूसरे स्टेट की कोर्ट को भेज दिया कि ये लीजिए, या एक सिटी की कोर्ट ने दूसरे सिटी की कोर्ट को ये लीजिए, ये आप एग्जीक्यूट करवा के हमको जो भी इसका आउटकम है वो हमें दे दीजिए। लेकिन अब मान लीजिए ये दो स्टेट नहीं है, जैसे हमने पहले बात की थी, दो स्टेट नहीं है, दो कंट्री है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो अब एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को भेज नहीं सकती कि एक यहाँ से एक किसी सेशन कोर्ट ने वहां की किसी कोर्ट को भेज दिया। ऐसे में जो इंडिया की कोर्ट होगी वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ये केस फॉरवर्ड करेगी या ये बात बताएगी कि ये एक फॉरेन में, या मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की किसी जुरिस्डिक्शन में एक व्यक्ति रहता है, हम वो अरेस्ट वारंट की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक जुरिस्डिक्शन व्यक्ति रहता है जिसे अरेस्ट करना है। तो सबसे पहले ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई जाएगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी है कि नहीं। अगर ट्रीटी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कोर्ट नहीं भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो सर्च वारंट उस कंट्री की उस कोर्ट को भेजा जाएगा जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है। फिर उस कंट्री की उस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, फिर वहां उसे बेल नहीं दी जाएगी, उसे सीधे यहाँ लाया जाएगा। वहां ये प्रोविजन नहीं है कि आप उसे बेल दे दें। अगर एक ही कंट्री के अंदर हो रहा है, अगर प्रोविजन है तो आप बेल दे सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में ये हो रहा है तो वहां बेल नहीं दी जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे सर्च वारंट भेजा जाएगा, उस व्यक्ति को वहां से उस जुरिस्डिक्शन से अरेस्ट किया जाएगा और वापस इंडिया में उस कोर्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा कि ये लीजिए आपका मुजरिम, या जो भी आपने सर्च वारंट इशू किया था, समन इशू किया था, उसका जो भी आउटकम है ये आपके पास ये रहा आपके सामने। तो ये चीज इसी तरह डील करती है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। किसी दो स्टेट्स के बीच में, किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई भी अगर ऐसा मैटर चल रहा है तो उसे कंप्लीट करने के लिए, या एक व्यक्ति किसी दूसरे उसमें रहता है और किसी दूसरी कंट्री में रहता है और जो उसके ऊपर एक केस चल रहा है वो कोई दूसरी कंट्री में है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प ले सकती है।
इसमें सिविल सीपीसी में भी एक चीज है कि अगर एक कंट्री ने कोई डिग्री पास करी है जिसकी, मान लीजिए इंडिया ने कोई डिग्री पास करी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूट होनी है, तो वो चीज भी की जा सकती है। मतलब ये केवल क्रिमिनल में ही नहीं है, सीआरपीसी में ही नहीं है, सीपीसी में भी ये चीज दी गई है कि अगर इंडिया में कोई डिग्री पास करी गई है जिससे एग्जीक्यूट कहाँ करना है, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी किया जा सकता है। या जिस भी कंट्री में जिसके साथ हमारे देश की ट्रीटी हो, जैसे कि दुबई के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अमेरिका, और भी काफी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया की रेसिप्रोकल अरेंजमेंट वाला एग्रीमेंट किया गया या ट्रीटी करी गई है कि हम मिलकर ये केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो हमने जनरल प्रोविजन और मिसलेनियस ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी सेक्शन 99 से लेकर 105 तक का प्रोविजन देख लिया। चैप्टर 7 हमने पूरा कवर कर लिया है, सेक्शन 91 से लेकर 105 तक, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स, वारंट, जनरल प्रोविजन, मिसलेनियस, ये पूरा हमने कवर कर लिया है। इसके आगे के टॉपिक्स हम इसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।